जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोग जाने थे कि कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत आने वाले जितने भी डिवाइसेस हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है या 3 इकाइयों में बांटा जा सकता है। इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट। और प्रोसेसिंग यूनिट को भी 3 भागों में बांटा जा सकता है, ALU, CPU और मेमोरी। और मेमोरी को भी आगे 2 भागों में बांटा जा सकता है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी 2 प्रकार के होते हैं, या फिर प्राइमरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी भी 2 टाइप के होते हैं, रैम और रोम। अगर इन सब टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं। मैं लगातार कंप्यूटर बेसिक्स पे आधारित कुछ क्रम से वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, और ये हमारा दूसरा वीडियो है कंप्यूटर बेसिक पे। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि रैम और रोम कंप्यूटर में किस तरह से काम करते हैं, इनकी भूमिका क्या है कंप्यूटर में, इनका पूरा नाम क्या है, कौन वोलेटाइल मेमोरी है, कौन नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, और क्यों किसको नॉन वोलेटाइल या वोलेटाइल कहते हैं। ये भी जानेंगे किसका कॉस्ट अधिक है, किसका स्पीड अधिक है। और साथ ही साथ हम इस वीडियो में ये भी चर्चा करेंगे कि क्या अगर हमारे सिस्टम में अधिक रैम है तो इसका मतलब कि हमारा सिस्टम या कंप्यूटर फास्ट चलने वाला है, ठीक है, या फिर रैम जो होता है वो किस काम में आता है। तो अगर आपके मन में भी कभी ऐसे सवाल आते हैं कि हमारे फ़ोन में अधिक रैम है या कम रैम है तो इसका क्या असर पड़ेगा, अगर आपके भी मन में ऐसे डाउट्स हैं और आप जानना चाहते हैं तो आप सही जगह पे हैं। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ अंत तक। मेरा नाम है सचिन चौधरी और आप देख रहे हैं सी ज्ञान। यूट्यूब चैनल का नाम है सी ज्ञान। सी ज्ञान का मतलब कंप्यूटर ज्ञान। इसमें हम लोग कंप्यूटर बेसिक्स को क्रमवार सीखेंगे, जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और इस वीडियो में हम लोग रैम और रोम को और उनके कार्य को अच्छे तरह से समझते हैं। तो रैम और रोम को अच्छी तरह से समझाने के लिए, इनके फंक्शंस को समझाने के लिए, इनके बीच अंतर को समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा ये तालिका बना रखा है जिसमें इन दोनों का अंतर मैंने लिख दिया है। सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों के नाम का जो फुल फॉर्म है उसके बारे में। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। तो देखिए, रैम जो होता है वो एक वोलेटाइल मेमोरी कही जाती है। वोलेटाइल का मतलब होता है चंचल। चंचल का मतलब होता है जो चैन से ना रहे एक जगह, जो हमेशा हिलता डुलता रहता है, वो मतलब स्थिर ना बैठे एक जगह, उसको चंचल बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार से रैम जो है उसको वोलेटाइल यानी चंचल माना जाता है, क्योंकि इसमें जो भी डेटा इसमें स्टोर रहती है वो परमानेंट नहीं रहती, वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है, फिर कोई दूसरी डेटा आती है, फिर डिलीट होती रहती है। और सबसे अजीब बात तो ये है कि इसमें जो भी डेटा हम तो रख ही नहीं सकते, उसमें यूज़र का कोई डेटा नहीं रहता है। उसमें एक्चुअली रैम में जो भी डेटा रखा जाता है वो सब कंप्यूटर के द्वारा रखा जाता है, और कंप्यूटर ही उसे खुद ब खुद डिलीट करता है। अब भाई सवाल उठता है कि कंप्यूटर डेटा रखता है और वही डिलीट करता है, ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, रैम को बस यूँ समझिए कि रैम कंप्यूटर के द्वारा इस्तेमाल होता है सिर्फ प्रोग्राम को रन करने के लिए, प्रोग्राम को खोलने के लिए, ठीक है। और जो रोम है जिसका पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होती है, वो एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, यानी कि स्थिर या अस्थाई मेमोरी। इसको परमानेंट मेमोरी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक बार डेटा को स्टोर कर देने के बाद उसमें का डेटा तब तक नहीं डैमेज होता या लॉस नहीं होता जब तक यूज़र उसे डिलीट ना करे, या फिर जब तक वो मेमोरी फिज़िकली डैमेज ना हो, जब तक उसको हम तोड़े नहीं, या फिर कोई और भौतिक कारणों से वो ख़राब ना हो, तब तक उसमें का डेटा ख़राब नहीं होता या फिर डिलीट नहीं होता है। तो इसी वजह से इसको नॉन वोलेटाइल या परमानेंट मेमोरी कहते हैं। और जितने भी सारे स्टोरेज डिवाइसेस हम लोग जानते हैं, जैसे कि SSD, HDD, पेन ड्राइव, CD, DVD, ठीक है, ये सब रोम के उदाहरण हैं, रोम के एग्जाम्पल्स हैं। हम लोग जो भी
गाने फिल्म वगैरह डाउनलोड करते हैं अपने कंप्यूटर में या स्मार्टफोन में, और जिस मेमोरी में वो जाके स्टोर होती है, जिस जगह पे वो स्टोर होती है, वो जो मेमोरी है वो रोम का ही एग्जाम्पल, वो रोम होता है। ठीक है, हम लोग अपनी कोई भी डेटा को रैम में नहीं रखते। रैम सिर्फ कंप्यूटर या फ़ोन के द्वारा, जो भी स्मार्टफोन हो या फिर जो भी किसी भी प्रकार का कंप्यूटर हो, चाहे वो टैबलेट हो या स्मार्टफोन हो या कॉम्पटॉप हो या लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, कोई भी प्रकार का कंप्यूटर हो किसी भी रूप में, कंप्यूटर में जो लगा हुआ रैम होता है वो रैम सिर्फ कंप्यूटर के द्वारा ही यूज़ किया जाता है, यूज़र के द्वारा नहीं। ठीक है, कब वो यूज़ होता है? जब किसी कंप्यूटर में यूज़र कोई प्रोग्राम रन करने के लिए कमांड देता है, खोलता है, तब उस प्रोग्राम से संबंधित जितने सारे कमांड्स होते हैं वो रैम पे जाके लोड होते हैं। इसको और अच्छे से इस तरह से हम समझ सकते हैं। सपोज़ कि ये हमारा ऑफिस है और इस ऑफिस में हमारे पास यहाँ पर एक मेज़ है, और जब कोई बुक हमें पढ़ना होता है तो हम मेज़ पे बुक अपना खोलते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, तो और जब हमारी पढ़ाई पूरी हो जाती है तो अपने बुक कॉपी वगैरह को बंद करके हम उसे अलमारी पे या अपने बैग में रख देते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से कंप्यूटर में भी रैम एक टेबल के समान होता है। ठीक है, मेज़ के समान होता है। जब भी किसी प्रोग्राम को हम रन करने के लिए कमांड देते हैं, ठीक, तो वो प्रोग्राम पहले रैम में कॉपी होता है, उसके सारे उस प्रोग्राम से रिलेटेड सारे इंस्ट्रक्शंस, सारे कमांड्स पहले रैम पे लोड होते हैं, और जितना देर में लोड होगा उतना देर उस प्रोग्राम को खुलने में लग जाएगा। अगर जल्दी से रैम पे वो प्रोग्राम लोड हो जाएगा तो फटाक से वो प्रोग्राम खुल जाएगा। ठीक है, तो जो रैम होता है वो कंप्यूटर के द्वारा ही केवल यूज़ किया जाता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है यूज़ बाय कंप्यूटर फॉर रनिंग प्रोग्राम। ये कंप्यूटर के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है प्रोग्राम्स को रन करने के लिए। ठीक है, और इसमें मैंने लिखा है यूज़ बाय कंप्यूटर, ये कंप्यूटर के द्वारा ही यूज़ किया जाता है टू सेविंग यूज़र डेटा, यूज़र डेटा को सेव करने के लिए। यूज़र डेटा मीन्स जो भी कंप्यूटर को यूज़ करने वाला व्यक्ति है उसको यूज़र बोलते हैं, और उसके फ्यूचरिस्टिक यूज़ के लिए भविष्य में इस्तेमाल होने वाली जो डेटा होती है, फाइल्स होती हैं, उनको सुरक्षित रखने के लिए इस मेमोरी का यूज़ किया जाता है। किस मेमोरी का? रोम का। ठीक है, तो जो रोम होता है वो भी कंप्यूटर के द्वारा ही यूज़ होता है, लेकिन इसमें यूज़र के फाइल्स और डेटा को स्टोर किया जाता है फ्यूचरिस्टिक यूज़ के लिए। ठीक ना, और एक बार स्टोर की गई डेटा को तब तक नहीं मिटाया जाता जब तक कि यूज़र उसे कमांड न दे मिटाने के लिए, डिलीट करने के लिए, या फिर जब तक वो मेमोरी ख़राब ना हो फिज़िकली, ये तोड़ ना दे या फिर किसी से कूच ना दे। ठीक ना। अच्छा, जबकि रोम में जब हम कोई प्रोग्राम रन करेंगे तो रोम पे लोड होगा, रैम पे लोड होगा, और जब उस प्रोग्राम को हम क्लोज करेंगे या हमारा काम हो जाएगा, प्रोग्राम को बंद करेंगे, तो प्रोग्राम से रिलेटेड जितने सारे डेटा या इंस्ट्रक्शन होते हैं वो रैम से ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाया करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, लाइव एग्जाम्पल मैं अपने स्मार्टफोन के ज़रिए इस चीज़ को समझाना चाहूँगा। देखिए, अभी मेरे स्मार्टफोन में यहाँ पर, एक मिनट हम लाइट ऑफ कर देते हैं ताकि ये सही से फोकस कर पाए। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, हाँ, अभी मेरे फ़ोन में 3 प्रोग्राम चल रहे हैं, अमेज़ॉन, गूगल ट्रांसलेट और ये गूगल क्रोम। ठीक है, और 3 प्रोग्राम चलने के बावजूद मेरे फ़ोन में 8 GB स्टोरेज है रैम की, और जिसमें से 5.4 GB स्पेस है, यानी खाली है। अब मैं कुछ और प्रोग्राम्स को खोलूँगा और मैं रैंडमली कोई सा भी प्रोग्राम खोल लेता हूँ। ये फ़ोन पे मैंने खोल लिया, जियो न्यूज़ खोल लिया, और बस मिनिमाइज़ कर देता हूँ फटाक से। ठीक है, इसी तरह से मैंने कुछ प्रोग्राम्स रन कर दिए। अब मैं देखता हूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ रैम की कैपेसिटी दिख रहा है अवेलेबल 5.1 GB ऑफ 8 GB अवेलेबल, मतलब कि 8 GB में से 5.1 GB उपलब्ध है। इसका क्या मतलब है कि अभी देखिए, हमने कोई भी गाना डाउनलोड नहीं किया, कोई फिल्म वगैरह नहीं डाउनलोड किया, फिर भी 5.4 GB से 5.1 GB उपलब्ध दिख रहा है ना। तो इसका मतलब ये जो भी स्पेस अभी चेंजेस हुए हैं, ये सब प्रोग्राम के खोलने और बंद करने की वजह से हो रहा है।
अब देखिए यहाँ पर अभी हम सारे प्रोग्राम को क्लोज कर देते हैं और अब हम देखते हैं। सॉरी अभी मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ कुछ। ठीक है, कोई बात नहीं, अगली बार हम इसको ट्राई करते हैं, एक बार और देखते हैं। देखिए यहाँ पे हो सकता है कुछ बैकग्राउंड में चल रहा हो प्रोग्राम, हम इसको सही से एग्जाम्पल नहीं समझा पाए। पर आप जानिए कि जो रैम होता है वो कंप्यूटर के द्वारा यूज़ किया जाता है प्रोग्राम को रन करने के लिए, रन यानी चलाने के लिए। ठीक है, तीसरा जो इन दोनों में अंतर है वो ये है कि रैम इज़ फास्टर दैन रोम। जनरली रैम जो होता है वो रोम से बहुत तेज़ काम करता है। इसमें जो डेटा ट्रांसफ़र रेट होता है या एक फ़ाइल को रैम पे लोड करने की और उसे हटाने की जो स्पीड होती है वो रोम से काफ़ी तेज़ होती है। ठीक है, जबकि जो रोम होता है वो रैम से स्लोअर होता है। इट इज़ स्लोअर दैन रैम। ठीक ना। चौथा अंतर है, जो रैम है वो कॉस्टली होता है, रैम इज़ कॉस्टली दैन रोम, और जबकि रोम है वो चीपर होता है, मतलब सस्ता होता है। रोम रैम से सस्ता होता है। और पांचवा अंतर ये है रैम रोम में कि ये फिक्स्ड होता है इन द मदरबोर्ड एंड कैन बी अपग्रेडेड, और इसको अपग्रेड किया जा सकता है थोड़े प्रयास से। हमें जो भी हमारा सिस्टम है जैसे लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो उसको खोल करके उसका CPU हम उसके मदरबोर्ड में जो भी रैम लगाए हैं प्रोसेसर के हिसाब से हम रैम दूसरा लगा सकते हैं, अधिक संग्रहण क्षमता वाला। ठीक है ना। तो इसको थोड़े से प्रयास से अपग्रेड किया जा सकता है जो कंप्यूटर के मामले में थोड़ा जानकारी रखता हो। ठीक ना। और जो रोम होते हैं इसमें हम लिखे हैं एवरी कंप्यूटर हैज़ फिक्स्ड रोम। सभी कंप्यूटर के पास फिक्स्ड रोम होता है। जब भी हम कोई कंप्यूटर खरीदते हैं तो उसके साथ कुछ रोम पहले से तय हुई जाती है कि इस कंप्यूटर की 500 GB की SSD है या हार्ड डिस्क है। ठीक ना। तो वो रोम ही होता है एंड इट कैन बी अपग्रेडेड, और इसे भी अपग्रेड किया जा सकता है। अगर आपको 500 GB रोम से काम नहीं चल पा रहा है, हार्ड डिस्क से नहीं काम चल पा रहा है या SSD से, तो आप चाहें तो किसी जानकार से या किसी कंप्यूटर मैकेनिक के पास जा कर के उसको अपग्रेड करा सकते हैं, उसका कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, उसके संग्रहण क्षमता को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, दूसरे रोम को इंसर्ट करा के या उससे रिप्लेस करके। और एक वाक्य लिखें इसमें, इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस लाइक SSD, SSD, पेन ड्राइव, CD, DVD एक्सेट्रा। इसमें हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो रोम है यह एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस के रूप में भी यूज़ होता है, जैसे कि SSD, SSD, पेन ड्राइव, CD, DVD इत्यादि। ठीक है, मतलब ये है कि जो रोम होता है वो बाहरी रूप में भी यूज़ होता है, जबकि रैम कंप्यूटर के अंदर ही होता है और बाहर से कोई हम रैम नहीं लगा सकते हैं उसके स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। जबकि रोम के स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हम बाहर से अदर स्टोरेज डिवाइसेस जैसे कि SSD, SSD, पेन ड्राइव, CD, DVD ये सब हम लगा सकते हैं। ठीक ना। तो ये रहा कुछ अंतर। अब हम समझते हैं कि अधिक रैम अगर है हमारे सिस्टम में, हमारे कंप्यूटर या स्मार्टफोन में, तो क्या हमारा सिस्टम तेज़ वर्क करेगा, फास्ट काम करेगा? तो इसका सीधा सा जवाब है ज़्यादा असर नहीं पड़ता। मतलब ये है कि मैंने आपको बताया कि जो रैम होता है वो कंप्यूटर के लिए एक टेबल के समान होता है। जैसे हमारे लिए किसी कार्यालय में, किसी ऑफिस में किसी अधिकारी को फाइल्स खोलने के लिए एक मेज चाहिए होता है, और अगर मेज काम भर बड़ा रहे तो आराम से 4-5 फाइलों को हम खोल कर रख के उसे एनालिसिस कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं अपने डेटा को कि भाई कहाँ पे क्या हुआ, किस तरह से डेटा है ना, और आराम से एक्सेस कर सकते हैं अपने फोल्डर्स वगैरह फाइल को। और अगर वहीं पर मेज हमारा छोटा हो तो 2 ही फाइल में हमारा मेज भर जाएगा और
हमें पर्याप्त जगह नहीं मिलेगा और फाइल्स को रखने के लिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मेज का साइज काम भर रहे तो ठीक है, हमारे लिए अच्छा है, और अगर खूब छत जितना बड़ा रहे तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों फ़ायदा नहीं है? क्योंकि हमारा हाथ ही नहीं पहुंच पाएगा उतना दूर तक। क्या फ़ायदा, हम उस मेज पे चढ़ चढ़ के तो जाएंगे नहीं फाइल को खोलने के लिए और या फिर फाइल को पलटने के लिए। तो रैम की साइज ठीक ठाक रहे, न कम भी नहीं रहे, इतना रहे कि हम अपने काम वाले जितने सारे प्रोग्राम्स हैं, जितने सारे फाइल्स हैं, उनको उस पर रख करके काम कर सकें, पर्याप्त रहे, ठीक है, और ज़्यादा बड़ा भी ना रहे, ठीक है। तो यही वजह है कि जितने सारे कंप्यूटर्स होते हैं उनमें रैम रोम से कम ही होती है, मतलब कम जीबी की होती है। जैसे मैं अभी हमारा फ़ोन है, इसमें रैम 8 GB है और रोम 256 GB है। तो देखिए रैम की साइज़ सिर्फ 8 GB जबकि रोम की साइज़ 256 GB। इसका क्या मतलब है कि हम अपने पर्सनल फाइल्स को, जैसे कि म्यूज़िक वगैरह, डॉक्यूमेंट्स या फिल्म वगैरह, ये सब फ्यूचरिस्टिक यूज़ करने वाले डेटा को हम स्टोर करने के लिए जो रोम यूज़ कर रहे हैं उसके लिए 256 GB है ना। और प्रोग्राम्स को रन करने के लिए जिस मेमोरी को यूज़ कर रहे हैं, जिसका नाम रैम है, वो सिर्फ 8 GB है। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम्स क्या हैं? प्रोग्राम्स तो यही ना है, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, फ़ोनपे हो गया, गूगल क्रोम, यूट्यूब, ये सब प्रोग्राम्स हो गए। और ये सब तो जानते ही हैं कि आप कितने MB के ये प्रोग्राम्स होते हैं, 20 MB, 25 MB, 50 MB हैं। और अगर बड़े बड़े प्रोग्राम जैसे कि कुछ गेम्स हो गए, फ्री फायर हो गया, पबजी हो गया, या कोई गेम बड़े बड़े, आप तो जानते ही हैं कौन कौन से गेम कितने कितने GB, कितने MB के होते हैं। तो अगर उस टाइप के बड़े बड़े फाइल्स को हमें एक्सेस करना है, चलाना है, रन करना है, तो उसके लिए हमें बड़े बड़े मतलब ज़्यादा कैपेसिटी वाला रैम चाहिए, ज़्यादा बड़ा बड़ा मतलब बेस चाहिए। जाहिर सी बात है कि भाई बड़ा सा फाइल होगा तो उसको रखने के लिए बड़ा सा टेबल भी तो चाहिए, ताकि हम आराम से उस पर रख के फैला के अच्छे से पन्ने को पलटे देखें। उसी प्रकार से रैम भी अगर बड़ा हो, मतलब उसकी साइज़ थोड़ी ठीक ठाक रहे, तो हम बड़े बड़े प्रोग्राम को भी उस पर रन कर पाएंगे, है ना। तो रैम की बस यही भूमिका है कंप्यूटर के लिए, हैं कि उसको प्रोग्राम को रन करने के लिए एक बैकग्राउंड मिल जाता है। तो ये है कंप्यूटर की स्पीड के लिए रैम तो ज़िम्मेदार है ही, लेकिन उससे ज़्यादा ज़िम्मेदार होता है प्रोसेसर। अगर प्रोसेसर आपका पावरफुल है, इंजन तगड़ा है, ठीक ना, तो आपके प्रोग्राम्स स्मूथली चलते हैं, जल्दी जल्दी काम होता है, ठीक है। प्रोसेसर की तुलना आप कर सकते हैं किसी ऑफिस के ऑफिसर से या फिर बॉस से। किसी कार्यालय में जो फाइल्स को खोल रहा है, पढ़ रहा है, जो क्लर्क या जो अधिकारी काम कर रहा है किसी भी ऑफिस में, अगर वही कमज़ोर होगा, वही समझेगा नहीं फाइल्स के डेटा को अच्छे से, तो जाहिर सी बात है धीरे धीरे हमारा काम होगा। और अगर वो व्यक्ति जल्दी जल्दी डेटा को एनालिसिस करके, समझ करके आउटपुट देने में सक्षम है अगर, तो हमारा काम तेज़ी से हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से कंप्यूटर में भी प्रोसेसर, अगर प्रोग्राम एक बार जब रैम पे लोड हो जाए, उस पर अगर अच्छे तेज़ी से काम कर रहा है, तो इसका मतलब कि हमारा कंप्यूटर फास्ट काम करेगा। अगर प्रोग्राम रैम पे जल्दी से लोड हो गया और प्रोसेसर स्लोअर है, वो उसके साथ तालमेल भी ना बना के काम ही नहीं कर रहा उस रफ्तार से, तो इसका मतलब हमारा पूरा सिस्टम धीमा चलेगा। तो एक तेज़ सिस्टम के लिए, एक फास्ट सिस्टम के लिए रैम तो जिम्मेदार है ही, पर्याप्त रैम रहना भी चाहिए, और प्रोसेसर भी जिम्मेदार है। प्रोसेसर सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होता है, ठीक है। इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं जो एक फास्ट कंप्यूटर के लिए ज़रूरी होती हैं, उसको हम आगे के वीडियो में समझाएंगे। तो रैम की जो स्पीड होती है वो अलग अलग होती है, और अलग अलग स्पीड वाली रैम्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। उन अलग अलग कैटेगरी के जो रैम्स होते हैं उनके प्राइस भी अलग अलग होती है। जैसे कि हाँ, आजकल हम लोग मार्केट में सुनते हैं कि इस लैपटॉप में DDR3 रैम लगा हुआ है, इसमें DDR4 लगा हुआ है, इसमें DDR5 लगा हुआ है। इसका क्या मतलब है? तो DDR3 और DDR4 ये यही बताते हैं कि जो रैम है उसका वर्जन क्या है, ठीक है। DDR3 DDR4 से स्लोअर होता है, स्लोअर में धीमा काम करता है,
और अधिक ऊर्जा खपत भी करता है। ठीक, DDR3 से फास्टर होता है DDR4 और DDR4 से फास्टर होता है DDR5। ठीक है, तो आजकल के जितने भी अच्छे ठीक ठाक महंगे लैपटॉप आते हैं या स्मार्टफोन आते हैं, उसमें DDR5 कैटेगरी का रैम यूज़ होते हैं। मिड रेंज जो लैपटॉप आते हैं 30, 35, 40 हज़ार के आसपास, उसमें आपके DDR4 रैम यूज़ होते हैं। और जितने भी सस्ते लैपटॉप्स होते हैं या कंप्यूटर होते हैं 25 के आसपास, वो उसमें DDR3 रैम यूज़ होते हैं, DDR3 वाले। रैम की स्पीड को मेगा हर्ट्स में नापते हैं, और अगर किसी रैम की मेगा हर्ट्स यानी कि आवृत्ति, उसकी फ्रिक्वेंसी अधिक हो तो इसका मतलब कि वो फास्ट काम कर रहा है। DDR3 की फ्रिक्वेंसी ज़्यादातर 800 मेगा हर्ट्स होती है, जबकि DDR4 यह 3200 मेगाहर्ट्ज़ तक हो सकती है, और DDR5 3200 से 4500 मेगाहर्ट्ज़ और उससे भी अधिक हो सकती है। ठीक है, तो अगर आप नहीं जानते हैं कि मेरा जो रैम लगा हुआ है सिस्टम में उसकी कैटेगरी क्या है, DDR3 है कि 4 है कि 5 है, और उसका मेगाहर्ट्ज़ आप जानते हैं, तो इसका मतलब हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा रैम कितना फास्ट वर्क करेगा। और जिस रैम की मेगाहर्ट्ज़ ज़्यादा रहेगी, ठीक है, उस पर प्रोग्राम की फाइल्स उतनी ही तेज़ी से उस पर कॉपी होगी। ठीक, मतलब प्रोग्राम उतना जल्दी से उस पर लोड होगा, और जितना जल्दी लोड होगा उतना फटाक से विंडो हमारा उस प्रोग्राम का खुल जाएगा स्क्रीन पे। बस यही होता है रैम का काम। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से रैम और रोम के फंक्शन समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है या कोई सुझाव है या कोई डाउट है, जो भी हो, या कोई प्रतिक्रिया है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। इसी तरह से हम अगले वीडियो में जानेंगे कुछ और। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।